चलिए कोई नहीं, एक बार अल्ताफ से बात कर लेते हैं। यही पेपर था ना, हम लोग कल कर रहे थे, और कल हमने ये वाला ये वाला क्वेश्चन किया था ना। जी सर। हाँ ठीक है, तो इसमें आंसर डी होगा सर, इसका बताए थे। हाँ आंसर डी होगा इसमें, तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है विद रेफरेंस to the difference between the culture of ऋग्वैदिक आर्यन and इंडस वैली पीपल, है ना। तो ऋग्वैदिक आर्यन जो लोग हैं उनसे उनका और इंडस वैली के लोगों का पूछा है, उन्होंने डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। पहला है ऋग्वैदिक आर्यन यूज द कोड ऑफ मेल एंड हेलमेट in warfare, and whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence using them. ठीक है, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य हैं वो लोग कवच और सिर सत्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो देखो इसमें क्या, एक बात बताऊं मैं आपको, लोगों ने इसको गलत इसलिए किया है कि हेलमेट दिया है इसमें। ठीक है, तो हेलमेट इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि वो हेलमेट लोहे का था, है ना। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यन जो है वो कवच का इस्तेमाल करते थे, यानी वो योद्धा थे। लेकिन ये इंडस सिविलाइजेशन में ऐसा इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है ना। इंडस सिविलाइजेशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू द गोल्ड सिल्वर कॉपर वेयर द इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। एक बात मैं बता दूं आपको कि इसमें इंडस वैली के लोग आयरन को नहीं जानते थे, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। देखो ऋग्वैदिक कालीन स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान कहाँ था इनको। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अगर दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं तीसरा। ऋग्वैदिक आर्यन हैड द domesticated the horse where there is no evidence of Indus Valley people have been aware of this animal। ये बात भी सही है कि जो आर्य लोग थे वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे घरेलू के रूप में, मतलब डोमेस्टिक में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही पास से निकाला है इन्होंने। ऋग्वैदिक आर्यन हैड द डोमेस्टिकेटेड ऑफ द हॉर्स, यानी जो ऋग्वैदिक आर्यन ने घोड़े को घरेलू यानी पालतू बना लिया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सिंधु घाटी के सभ्यता में ऐसा कोई एविडेंस ये नहीं है कि वो पालतू बनाया था। एक जानवर मिला है तो घोड़े की तरह मिला है, न कि घोड़ा उन्होंने कोई पालतू बनाया था। तो ये बात भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ये है, हैड द डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड पे सारी कहानी आ गई। और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में, देखो उसने क्या शब्दों में केवल घुमा दिया, शब्दों में घुमाया है ना। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन जिस तरह से ऋग्वैदिक आर्यन ने घोड़े को घरेलू और पालतू बनाया था, यानी डोमेस्टिक उसका यूज करते थे, उस तरह का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखा गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है।
तो इसमें आंसर है 1 and 3, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 है। सर चांदी और सर तांबा नहीं होता था सर उस समय। चांदी और तांबा होता था, चांदी नहीं था, सोना नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये गलत इसलिए किया गया है क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है कि जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसलिए ये सेकंड सेंटेंस गलत किया गया है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेद के जो आर्य थे, ऋग्वेद के आर्य हैं, वो कवच का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो योद्धा थे, है ना। तो योद्धा तो कवच का इस्तेमाल करता ही है, घुड़सवार भी कवच का इस्तेमाल करता है। आजकल हम लोग बाइक चलाते हैं तो भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी एक मतलब तेजी से चलने वाले वाहन पे कोई यात्रा करता है या कोई चलता है तो हेलमेट या कवच लगाना पड़ता है। ठीक है, ये है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब देखिए, द रिकॉग्निजेशन है ना, द रिकॉग्नाइजेशन of the prior learning scheme is sometime mentioned in the news with the refer to। ये देखिए, recognition of the prior learning scheme, ये एक स्कीम है जो न्यूज में थी। कौन सी? रिकॉग्निशन एंड द प्रायर लर्निंग स्कीम, उसके बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो ये देखो ना, ये क्वेश्चन करंट का है। आप इसको क्या है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि करंट में है और पेपर हम लोग कर रहे हैं 2017 का, तो वही है। फिर भी देख लेते हैं, इसमें आंसर ए सही है। सर्टिफाइंग द स्किल अचीव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल, यानी निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों की पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का यानी प्रमाणन। देखो, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग स्कीम, इसका मतलब ये था 2017 में कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये स्कीम इसलिए शुरू की थी, सपोज कीजिए कि एक कोई ऐसा आदमी है जो अचार बनाता है, एक कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हैंड फैन बनाता है, यानी जो परंपरागत कामों में लिप्त है, लेकिन उसे भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ का चिकन, उसका जीआई टैग दिया गया उसको, सुना है आपने? कड़कनाथ चिकन मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो उस कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग दिया गया। तो यानी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक या जो स्किल वाले काम हैं, उनपे भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मैट बना लेता है, बहुत अच्छी मैट बना लेता है, या बहुत अच्छी कोई हैंड फैन बना लेता है, बहुत अच्छे कोई पापड़ बना लेता है, बहुत अच्छे कोई कढ़ाई बुनाई कर देता है, तो क्या है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो किसी और कंपनी में जाएगा तो वहां उसको जॉब मिल सकता है। तो ये था, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग स्कीम। तो इसका आंसर है ए। तो ये समय न्यूज में था और काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ये? यस। जी सर। हाँ, तो यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, which one of the following assumes the importance being a good link between ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में
कौन एक अच्छा संपर्क बनाता है। यानी इसमें देखो क्या हुआ, देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये साउथ इंडिया है, देखिए ये साउथ इंडिया है, मैप बन रहा होगा, और ये ईस्टर्न घाट है ना, ये क्या है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट है। तो उसने पूछा है कौन है जो उनके बीच में लिंक का काम कर रहा है ना, इंपॉर्टेंस बीइंग ए गुड लिंक, एक अच्छा लिंक का काम कर रहा है। तो उसमें देखो क्या है कि नल्ला नल्ला माला वन, नल्ला माला वन है, वो यहाँ पर है, इस जगह पर। इन्होंने पूछा कौन है जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में, ये भी नहीं जोड़ रहा है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी वजह से न्यूज में रहा होगा, लेकिन हम इसका आंसर बता देते हैं सीधे सीधे। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, तो उसका आंसर है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। तो सत्यामंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो इस एरिया में है, यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में है। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, ईस्टर्न को वेस्टर्न को भी। तो अब देखो क्या है कि इसमें दो तो आप आराम से निकाल सकते हो, नल्ला मलाई और नागरहोल, क्योंकि नल्ला मलाई है वो यहाँ पर है और नागरहोल केरला में, तो ये दो तो नहीं हो सकते। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो भी दो निकाल सकते हो, है ना। नल्ला मलाई की पहाड़ियां ईस्टर्न घाट में है, तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द, है ना, implication of the equality in society in the basis of, समाज में समानता के होने का एक निहार यानी निथार्थ ये है कि उसमें, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समाज में इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब, इक्वलिटी इन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो न तो हिस्ट्री से है, न पॉलिटिक्स है, न इकोनॉमी से है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11th क्लास की सोशियोलॉजी के बुक में, और वैसे कॉमन बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी हर आदमी समाज में एक समान है। तो देखिए क्या है, पहला है इज एब्सेंस, अब्सेंस माने अनुपस्थित, ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रिक्शंस, कंपटीशन, आइडियोलॉजी, यानी विशेषाधिकार का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, या विचारधारा का अभाव। बताएं क्या है इक्वालिटी इन सोसाइटी। इक्वालिटी इन सोसाइटी का मतलब होता है किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को, सर आइडियोलॉजी। नहीं, विचारधारा का, नहीं, विचारधारा का अभाव कैसे हो सकता है, आइडियोलॉजी कैसे, सर इसमें इज द होगा, एब्सेंस ऑफ। हाँ, अब्सेंस ऑफ द प्रिविलेजेस। देखो कैसे ना कि यहाँ पर किसी को कोई अलग से महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात की जाती है, यहाँ पर सभी समान हैं, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर है ए, प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या ना, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया उन लोगों ने एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें समानता का मतलब क्या है, और इस तरह से क्वेश्चन एक हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना है। हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शंस का अभाव, तो जहां पर रिस्ट्रिक्शंस का अभाव होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वहां समानता की बात नहीं होती है ना। मतलब किसी को कुछ भी करने दिया जाए तो वहां समानता आ जाएगी क्या, नहीं आ जाएगी। हमें समानता के लिए लॉ एंड ऑर्डर लाना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
तीसरा इसमें है कंपटीशन का अभाव। कंपटीशन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? कंपटीशन तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन द कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? कि इसमें पहले तो नाम, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले ना तो नाम से कोशिश कीजिएगा चीजें क्लियर हो जाएं। नाम से देखो, पूछा गया है कि ट्रैफिक से रिलेटेड क्या है। सही से स्पेलिंग देखिए, ट्रेड यानी व्यापार, एनालिसिस यानी एनालाइज करना, फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स यानी फ्लोरा यानी वनस्पति, फौना यानी जीव जंतु से संबंधित कॉमर्स। अब देखिए इसमें ट्रैफिक इज द ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जब यहाँ पे ट्रेड की बात आ गई है, ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, इसमें WTO हो सकता है, ठीक है, WTO। यानी एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेशन है, सपोज कीजिए कि एक फ्रूट होता है धतूरा, गांजा, टोबैको, है ना? धतूरा, गांजा, टोबैको और इस तरह कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनका ट्रेड होता है ना? जिनका ट्रेड होता है, जो मेडिसिन में काम आते हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं, जैसे स्नेक है, सर्प है, तो सर्प का व्यापार होता है क्योंकि सर्प का जो पॉइजन है उससे मेडिसिन बनती है। सर्प का जो पॉइजन है उससे मेडिसिन बनती है। तो उस पे लिए उसके कंट्रोल करने के लिए, मतलब कहीं ऐसा ना उसका मिसयूज हो, तो जो ट्रैफिक ब्यूरो है वो अंडर UNEP की नहीं है, वो अंडर WTO के होगा, है ना? तो अंडर WTO। अच्छा, जो चीजें ट्रेड और कॉमर्स से हैं वो इन्वायरमेंट प्रोग्राम से कैसे हो सकती है? ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है नहीं अल्ताफ? क्या चीजें कहां से लेकर चलते हैं? हाँ, मतलब शब्दों को पकड़ना है बस। जब जब बात यहाँ पे हो रही है ट्रेड की, तो वहां पर इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, है ना? इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब नहीं, ये तो सही है, ये वाला तो ठीक है, सेकंड वाला, है ना? ये तो सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ये होगा। अब देख लेते हैं दूसरा। द मिशन ऑफ ट्रैफिक्स इज टू is to ensure that trade in wild plants and animal not a threat to the conservation of nature। यानी ट्रैफिक का ये मिशन सुनिश्चित करना है कि वन उत्पादकों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति संरक्षण को खतरा ना हो। बिल्कुल सही है ना? मतलब जो ट्रेड हो रहा है एनिमल्स का और प्लांट का, उन वजह से जंतुओं को खतरा ना। सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी बड़े मार्केट में कि एनिमल के जो टीथ है, एनिमल के दांत है, उनका बहुत बड़ा कॉमर्शियल यूज हो रहा है। तो कोई एनिमल और कोई प्लांट किसी ट्रेड की वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, है ना? मानते हैं कि बहुत महंगे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से तो हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे आपने बहुत दिन पहले अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग जो कछुआ होते हैं वो पकड़ते हैं,
तो कछुआ पकड़ते हैं, और इन कछुओं का क्या होता है कि कुछ नहीं है, बस कछुआ पकड़वा के इनका ब्लैक मार्केटिंग होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनमें कछुए का मीट खाया जाता है ना, और वो काफी कॉस्टली होता है। क्या है कि जो ह्यूमन है, उसका दावा भी हैं? उसका दावा भी बनेगा सर, दावा में काम भी आता है कछुआ का। हाँ, तो वही चीज है। तो दवा बने या कुछ भी बने, तो दवा बनाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दोगे। जैसे सर्प है, सर्प के जहर से दवाई बनती है, तो सर्प का जहर निकालने के लिए हम सर्प को मार नहीं देते हैं, सिर्फ हम जहर ही निकालते हैं। तो सर्प का इस तरह से कंजर्वेशन करना है ताकि उनके जहर को हम निकाल सकें केवल, और जहर से हम मेडिसिन बना सकें। ठीक है, तो ये है, तो केवल इसमें दो सही है। ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, और ये अक्सर न्यूज वगैरह में जरूर आता होगा ये। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 42 से अमेंडमेंट, यानी कौन सा है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बताएं। जो हमने आपसे पहले ही बोला था कि आपको संविधान संशोधन 2, ये सर देखिए, एक तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, और दूसरा 44वां, ये दोनों अच्छे से याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 42 सेकेंड अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट, तो 42वां और 44वां दो अमेंडमेंट ऐसे हैं, इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनसे क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा इनसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो राइट आंसर है वो है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो ये है, वैसे तो जितने की जितने सारे डीपीएसपी हैं, है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी जो इंडस्ट्री है उसमें अब वर्कर्स लोगों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, वर्कर्स लोगों को भी जोड़ा जाएगा, ये है इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। तो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, बात हो रही यहाँ पे राइट्स की, अधिकारों की। तो अधिकार जो है कब है, बताएं। राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध कभी नहीं होते हैं। नागरिकों के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए कि सरकार के विरुद्ध होते हैं, सरकार के विरुद्ध। ठीक है, राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, ये भी नहीं है। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, जो नागरिक है उसके अधिकार राज्य के अगेंस्ट हैं, राज्य के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है, अधिकार क्या है। अधिकार नागरिक के हैं और वो राज्य के विरुद्ध में है, राज्य के विरोध में, यानी अधिकारों को कौन देगा, अधिकारों को राज्य देगा। ठीक है, अधिकार देने की जिम्मेदारी राज्य की है,
अधिकार को देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, तो ये है। बताएं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं किसी में? हाँ, तो हाँ अधिकार सर। नागरिकों के अधिकार राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य को अधिकार उनके देने पड़ेंगे। जैसे स्वतंत्रता अधिकार, अगर हम सत्याग्रह करते हैं, अगर हम मूवमेंट करते हैं, तो राज्य का ये अधिकार, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हमें करने दे। ठीक, ये है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, Which of the following gives global gender gap index ranking country of the world? आज ही मैंने सुबह क्लास में आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वनडे टाइप के होते हैं। अब इसमें पूछा है जी ग्लोबल जेंडर गैप, है ना, जो ग्लोबल जेंडर गैप है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, या वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन वुमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? बताएं। सर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अच्छा, एक बात बताइए, अगर महिलाएं और पुरुष एक समान नहीं है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि सोशल? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, ये आर्थिक जी सर। समस्या है। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप है, मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान ना मानना, ये आर्थिक समस्या है। क्योंकि आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बराबरी की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। अगर बराबरी की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है तो इससे क्या होगा, वो रिसोर्स का काम नहीं कर पा रहे, है ना। मान लीजिए आज की डेट में जितने भी लेडीज डॉक्टर हैं, सपोज कीजिए जितने भी लेडीज डॉक्टर हैं सबको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए या सर्विस से हटा दिया जाए, तो सिर्फ ये बोल के कि आप फीमेल हो आप नहीं कर सकते, तो क्या ये सोशल प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, क्योंकि जेंडर गैप एक आर्थिक समस्या है, ना कि सामाजिक समस्या नहीं है, ये आर्थिक समस्या है, ये है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्लियर है? जी सर। हाँ, यस सर। नेक्स्ट है विच नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में इसमें बात हो रही है। ये था क्या जानते हैं? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, मैंने क्या बोला कि आपको यूपीएससी में राइट और रॉन्ग से ज्यादा ऑड पे ध्यान देना। ऑड का मतलब है जो आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये बहुत काम आती है चीजें। जैसे इसको देखते हैं, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन द डिकेड। यानी ये हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए
केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। यानी प्रत्येक शहर के लिए, आप समझ रहे हो, एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री स्मार्ट सिटी बनाना है। क्या ऐसा था? No, sir. ऐसा नहीं, ये ऑड है। हम एक दशक में यानी 10 साल में हर कंट्री, इंडिया के हर सिटी को स्मार्ट बना सकते हैं? No, sir. नहीं बना सकते, ये ऑड है। ठीक है, अब ऑड में ही इसको हटा दीजिए, ए में, ए को हटा दिया हमने। अब देखो क्या है कि अब 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। ठीक है, तो हम 3 पे बात कर लेते हैं, पहले हम तीसरा सोच लेते हैं। अगर देखो ये होता है स्मार्ट एग्जामिनेशन हॉल में कैसे दिया जाए। अब 2 भी है 3 भी है, 3 2 में है, तो क्यों ना हम अगर 3 को क्लियर कर लेंगे। अगर 3 गलत हो गया तो हमारा आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हमें उन ऑप्शंस को देखना है जो 2 में होते हैं। सबसे पहले 3 के बारे में देख लेते हैं। अगर 3 नंबर सही है तो ठीक है, 3 नंबर सही होगा तो फिर आंसर यहां कहीं होगा, और नहीं होगा तो एक बार में आ जाएंगे। देखिए इसी की बात कर रहे हैं। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड टू मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटली इन ए डिकेड। कि एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। या ऐसा है क्या? ऐसा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं शुरू किया गया है कि 100% डिजिटल करना हो। ऐसा शुरू किया है क्या कोई मोदी जी की तरफ से? ऐसा अभी तक No, कोई sir. प्रोग्राम नहीं। बस ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि 100%, मतलब उन्होंने ये टारगेट तो नहीं रखा है कि 2020, 2025, 2040 तक हम 100% कैशलेस कर देंगे। इंडिया कैशलेस की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंडिया को 2040 में कैशलेस होना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, कैशलेस समझ रहे हैं ना, यानी जो फिजिकली जी मुद्रा है सर। उसको। तो ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया, तो अब ये भी गलत हो गया। और हमें लगता है कि हम पहले ही ऑप्शन को देख लेते तीसरा, तो एक बार में ये भी हट जाता, ये भी हट जाता, ये भी हट जाता। तो यानी केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। 2 में क्या है वो देख लीजिए। 2 में है, it is an initiative to identify the new digital technology innovations for the solving the many problem faced by our country। यानी हमारे भारत में जो डिजिटलाइजेशन के लिए जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, तो ये सही है। हमारे देश में अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवरत्नों की अभिज्ञान की एक पहल है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो आप समझ रहे आपने यहां भी इस सेंटेंस को भी कैसे काटा। इसको काटा ऑड से, इसको भी काटा ऑड से। आपको कोई फैक्ट तो नहीं पता था, ना इस सेंटेंस के बारे में पता था, ना इस सेंटेंस के बारे में पता था, लेकिन आपको क्या पता था? ऑड। यार ये ऑड है, ऐसा थोड़ी होता है। समझिए हमारी बात। ऑड भी तभी निकल के आएगा जब आप समझे हुए रहोगे तो। Which of the following statement is are correct regarding monitoring policy committee MPC, यानी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी। देखो मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होता है, हाउ टू RBI judici- ठीक है,
देखिए क्या है इसमें, देखिए कि मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होती है। मौद्रिक नीति समिति, तो मौद्रिक नीति समिति, पहली बात तो मॉनिटरिंग पॉलिसी को समझना है, ठीक है। मॉनिटरिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि हाउ टू सप्लाई मनी इन मार्केट। ध्यान समझिएगा, मौद्रिक पॉलिसी क्या है कि हाउ टू सप्लाई मनी इन मार्केट, यानी आरबीआई मौद्रिक पॉलिसी बनाती है कि भारत में मुद्रा का कैसे वितरण किया जाए, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, अब ये पूछा गया है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो पहली बात है कि जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी है वो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। और अब देखिए, हाँ, इट इज, क्या क्या पूछा है इसमें, हाँ नंबर हाँ, इट डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही है कि ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है कमेटी। 11 SLR दूसरा है इट इज ए 20 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड रिकंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। ये हर साल बनाई जाती है, ऐसा नहीं है, ये हर साल नहीं बनाई जाती है, ठीक है। 3 महीने की। हाँ, 3 महीने के लिए बनाई जाती है। तो ये जो कमेटी है वो 3 महीने के लिए बनाई जाती है, यानी एक साल में 4 बनाई जाती, 4 3 12। तो इसमें क्या हुआ है, तो पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा गलत है, तो दूसरा कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब पहला सही है तो ये तीसरा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी बात कर लेते हैं। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है, इट फंक्शंस अंडर द आरबीआई गवर्नर। तो ये देखो, अब जो कितना आपको पता है, जो आरबीआई की कमेटी होगी, तो आरबीआई की कमेटी अगर वित्त मंत्री के अंडर में काम करेगी तो फिर आरबीआई का मतलब ही खत्म हो गया, है ना। आरबीआई क्या है, आरबीआई एक सर्विस प्रोवाइडर, आरबीआई इज ए सर्वेंट, एक सेवक है आरबीआई, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो उसमें तीसरा गलत है, तो पहला सही है इसमें। तो मतलब आप समझ गए कि मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी ये बनाई जाती है 3 महीने के लिए, और इसमें जो है आरबीआई का जो हेड है, आरबीआई गवर्नर है, वो उसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चीज ध्यान रखना है आरबीआई के बारे में, या मॉनिटर इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? है। इसमें कितने मेंबर्स? इसमें 3 मेंबर होते हैं, 2+3, 2+1, है ना, 2+1। 1 का मतलब है आरबीआई का गवर्नर। नेक्स्ट देखिए इसमें, विद रेफरेंस जब मणिपुरी संकीर्तना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मणिपुरी संकीर्तन के बारे में क्या सही है, ठीक है, मणिपुरी संकीर्तन के बारे में क्या सही है। इट इज ए सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस। पहले जो संकीर्तन होता है वो सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस होता है, यानी गायन और नृत्य दोनों साथ साथ में, ठीक, ये बात सही है। अब लिखिए, अब देखिए इसमें, हाँ, सैंबल्स माने करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में उपयुक्त होता है। आपको लगता है कि किसी डांस में केवल एक इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? नो सर। बस ऑड मिल गया ना। अगर आप ऑड पे चले गए ना यूपीएससी में, तब भी आप क्लियर कर जाओगे। ऐसा गाना है, कोई डांस है जो केवल एक इंस्ट्रूमेंट पर चल जाए? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। और डांस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। गाना भले हो जाए
डांस तो बिल्कुल नहीं हो सकता एक संगीत पे, एक इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक, तो उसमें दूसरा सेंटेंस गलत है। अगर दूसरा गलत है तो यहाँ भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, है ना। तीसरा सही है तो सही है, नहीं तो फिर डी है। इट इज परफॉर्मेड टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एकदम सही है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो कीर्तन होते हैं ना, कीर्तन, वो लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो कीर्तन है वो लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है, कहीं भी है। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन एक गाना होता है, म्यूजिक होता है, मतलब सॉन्ग होता है एक तरह से, और भगवान कृष्ण के लिए गाया जाता है। जैसे ज्यादा ना, होली में गाया जाता है सर। हाँ नॉर्मली तो हर किसी कीर्तन ही बोल देते हैं वो लोग। तो कीर्तन एक तरह से भक्ति गाना, भक्ति सॉन्ग है, और इसमें भगवान कृष्ण की या राधा की, राधा के लिए गाया जाता है। होली में गाया जाता है सर। गाने वाले तो कभी भी गाते हैं, होली में भी अभी तो, है ना। तो इंडिया में सब मिक्सअप है। और जो कीर्तन है वो सही बताएं बंगाल का ही ओरिजिन है। जो कीर्तन है वो बंगाल का ही ओरिजिन है। तो ये है, ठीक है। तो एक तो मणिपुर, मणिपुर संकीर्तन। अब इसमें भी देखो, दो चीजें अगर पता होती हैं आपको तो आंसर मिल जाता है। कौन सी? कि कीर्तन किसके लिए गाया जाता है? भगवान कृष्ण के लिए। और एक वाद्य यंत्र काम नहीं करता है। आप समझिए ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल के लिए कितना टफ हो सकता है, और आप थोड़ा सा हिम्मत से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, है ना, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। Who among the following were the associated with the introduction of रैयतवाड़ी system in India during the British rule? तो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो कहाँ शुरू किया गया था, बताएं। रैयतवाड़ी सिस्टम, देखिए भारत में, नॉर्दर्न साइड। देखिए भारत में 3 रेवेन्यू शुरू किए गए थे, 3, ठीक है, 3। महलवारी, रोहितवारी। हाँ अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर कभी नहीं भूलेंगे। महालवाड़ी, है ना, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, जो ये है ना, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। तो जो महलवाड़ी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक। जो महलवाड़ी है वो यहाँ पे शुरू की गई थी, नंबर 1 पंजाब हरियाणा में। तो रैयतवाड़ी वो यहाँ शुरू की गई थी, नंबर 2 साउथ में। और जो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त है, वो यहाँ शुरू किया गया था, बंगाल उड़ीसा में, ठीक है। तो ये मैप बना लेना। महलवाड़ी पंजाब हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में शुरू की गई, और रैयतवाड़ी साउथ में शुरू की गई, और स्थायी बंदोबस्त परमानेंट बंगाल में, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो कॉर्नवालिस है वो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेट करता है। तो इसमें एक नंबर हटा दीजिए आप, एक नंबर नहीं है। जो कॉर्नवालिस है वो परमानेंट सेटलमेंट से है, और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे थी? यहाँ पर। रैयतवाड़ी नहीं है, रैयतवाड़ी ये है। तो पहला सेंटेंस, पहला गलत। अगर अगर पहला गलत है इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधे आंसर आ गया आपका सी, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। बताएं कोई दिक्कत, डाउट? नो सर। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका, रैयतवाड़ी कहाँ थी? केरला कर्नाटका में। रैयत माने होता है किसान,
यहाँ पर किसान मिलकर लगान को देते थे, और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल उड़ीसा में था। यहाँ पे क्या था कि एक फिक्स कर दिया जाता था, यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार लगान को वसूल करते थे। और जो महलवाड़ी है उसमें क्या है, महल माने होता है गांव, एरिया, तो कुछ गांव मिलकर रेवेन्यू देते थे वो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखिए, इसमें चलिए 2 ही 3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 15 तक कर लेंगे, फिर 16 हम लोग कल करेंगे। इन द कंटेस्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम, what are the advantage and advantages of the bioremediation technique? बायोरेमेडिएशन टेक्निक का मतलब क्या होता है? बायोरेमेडिएशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन करना, ठीक है, डिकम्पोजिशन करना। अब इट इज अ टेक्निक फॉर द cleaner pollution by the enhancing the some biodegradable process acquire the nature। यानी बायोडिग्रेडेबल समझ रहे हैं, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ बनाने की तकनीक है। बिल्कुल सही है, बायोरेमेडिएशन एकदम सही है। बायोरेमेडिएशन का मतलब होता है जो हमारा डिकम्पोज होने वाला मटेरियल है उसको हम कैसे डिकम्पोज करें, उसको हम कैसे डिकम्पोज करें, तो एक प्रक्रिया है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है एनी contaminant with the heavy metal such cadmium and lead can be readily and the completely treated by the bioremediation। अब आप यही समझ जाओ कि लेड क्या है, नॉन लिविंग है, कैडमियम क्या है, नॉन लिविंग है, हाउ कैन दे डिकम्पोज, बताओ, है ना, कि जो लेड जैसी भारी धातुएं क्या बायोरेमेडिएशन के द्वारा इनका उपचार किया जा सकता है, बताएं। यस, नहीं किया जा सकता ना, तो इसका मतलब है यही गलत है, यही ऑड है। अगर ये ऑड है तो आई थिंक एक तो और ये। अब तीसरा देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द बायोरेमेडिएशन। बिल्कुल सही है, यानी जो जैव उपचार के लिए सूक्ष्म जीव हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लांट और एनिमल में कुछ भी चेंजिंग किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लें जो डिकम्पोज कर दें। जैसे मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कोई कूड़े का ढेर देखा होगा, कभी दिल्ली आप आए हो तो गाजीपुर बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, इधर भलसभा है, वहां भी है, मतलब जहां पर पूरे एरिया का कूड़ा डाला जाता है, ठीक है। उस एरिया में अगर हम कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लें, सूक्ष्म जीव, जो डिकम्पोज होने वाले मैटर को डिकम्पोज कर दे, तो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो वो खाद में बदल जाएगा, तो उससे फैलने वाली बीमारियां भी रुकेंगी और खाद भी बनेगी, ठीक है। तो उसमें ये दोनों सही है, पहला सही है और तीसरा सही, सी आंसर है इसका। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो 16 देख ही लेंगे। चलो इन 2 क्वेश्चन हम लोग कल ही देखते हैं, क्योंकि अभी इनमें समझाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम भी हो यस सर, क्या सर, तो हम कल ही देखते हैं इनको, ठीक है, कल ही मिलते हैं।